हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मेनली मल्टी सेलुलर में मिलेगा और मल्टी सेलुलर में भी वो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी लेयर्ड है। एक सेल में तो सारे सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। मल्टी सेलुलर में भी ऐसा होता है। मल्टी सेलुलर में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स इस तरीके से अरेंज रहते वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। जैसे आप स्पॉन्जेस देख लीजिए, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं मिलेगा जैसे वर्टिब्रेट्स में मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक सेल लगभग एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। सो दे कैन easily facilitate exchange of gases, nutrients directly with the environment without having to develop an additional system for the same. वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे लेयर ऑफ सेल्स हैं, तो ऊपर वाली तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एनवायरनमेंट के, पर बीच वाली का क्या, तो उनके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होगा? फर्स्ट, इट मेंटेन्स होम्योस्टैटिक कंडीशन। एक कंडीशन बना के रखता बॉडी में। वो कैसे करेगा? वो ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को, वाइटामिन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, इन सब को। नाउ लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो होती है मोटर, दैट इज़ हार्ट। दूसरा होता है वो चीज़ जो सर्कुलेट होता है, दैट इज़ द ब्लड। वो जिसके थ्रू सर्कुलेशन होता है वो है आपकी ब्लड वेसल्स। स्टडी ऑफ हार्ट ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्लड ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हाउएवर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इट्स एन फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। उनके खुद के रीज़न है। जैसे फर्स्ट, इसका सिंथेसिस होता है कहाँ पे? द मैट्रिक्स of blood is synthesized in liver. Secondly, इसमें fibers नहीं होता। And thirdly, जो mature cells होती है वो डिवाइड नहीं करती, तो इसको false connective tissue भी मानते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमने कहा स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। इसका भी हम थोड़ा सा सुपरफिशियली पढ़ेंगे आगे। पहले ब्लड के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। ये कैसा होता है? ओपेक होता है। इसका पीएच होता है लगभग बेसिक, दैट इज 7.4। वॉल्यूम इन मेल्स is almost 5 to 6 liters. However, in female, it's 4 to 5 liters. मेल में फीमेल में ज़्यादा क्यों होता है? इसका रीज़न क्योंकि मेल्स में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट इन मेल्स, इट प्रमोट्स हेमेटोपोइसिस, जिसकी वजह से मेल्स में ब्लड ज़्यादा होता है फीमेल्स की कंपैरिजन में। नेक्स्ट, इसके पार्ट इसमें ऑर्गेनिक एज वेल एज inorganic parts present. Now, blood's density is actually more than that of water. Why? Because of presence of more molecules, because of presence of cells inside it. जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी। डेंसिटी भी होती है और विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। सो इट्स viscosity is also more.
और जैसे ही सेल्स का नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा थिक हो जाता है, और जितना थिक होगा उतना ही स्लोली आपका ब्लड मूव करता है। नाउ कॉम्पोजिशन थोड़ी डेप्थ में देखते हैं ब्लड की। ब्लड is made up of plasma, that is the liquid part, and cells that forms the solid part. अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूँ, उसको सेंट्रीफ्यूज करूँ, तो कुछ ऐसा डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स का डिपोजिशन हो जाएगा, देन बीइंग हैवियर, फिर प्लाज्मा डिपॉजिट होता है, और फिर एक और लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं सिरम। ये हो गई आपकी सिरम, दिस इज द प्लाज्मा एंड दीज आर द सेल्स। सिरम असल में प्लाज्मा ही का ही पार्ट है, सो दे फॉर्म द 55% एंड दिस फॉर्म द 45%. व्हाट इज सिरम? सिरम इज प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग factors, especially clotting factor number 8, which is anti-hemophilic factor. अब वॉल्यूम परसेंट ऑफ ब्लड सेल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में कितने सेल्स है उसके परसेंट को कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, और इसी के आरबीसी, सारे सेल में से आरबीसी कितने हो तो उसे हम कहते हैं हीमोक्रेट, हीमेटोक्रेट। सेल्स हो गए उसको तो पीसीबी कहेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम। और उन टोटल में पूरे ब्लड में आरबीसी के कितने हैं उसको हीमेटोक्रेट कहते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, इट इज़ pale yellow in color. Why? Because of presence of urobilinogen. ये इसमें येलो कलर इम्पार्ट करता है। ये ऑलमोस्ट 90% वाटर से बना है, एंड द रिमेनिंग 10% फॉर्म्स द सॉलिड पार्ट. दिस सॉलिड पार्ट इज इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक इन नेचर. इनऑर्गेनिक तो आयंस हो जाते हैं इनमें, और ऑर्गेनिक में इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट बीइंग द प्रोटीन. प्रोटीन में फर्स्ट एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन बनाता कौन है? लिवर बनाता है. इसका काम क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है ब्लड में, मीन्स ब्लड का वॉल्यूम रेगुलेट करता है. एल्ब्यूमिन वाटर को होल्ड करके रखता है ब्लड में ताकि वो टिश्यू में ना चले जाए. जैसे आपने 2 डिसीज़ का नाम सुना होगा, मैरास्मस एंड वॉकर डिसीज़. ये क्या है? प्रोटीन डिसऑर्डर्स है. इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और लिवर डिसफंक्शन माल फंक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में प्रोटीन कम हो गए तो ब्लड में से वाटर, ये एल्ब्यूमिन भी कम हो जाएगा. एल्ब्यूमिन कम होगा तो वाटर कौन होल्ड करके रखेगा? तो वो वाटर टिश्यू में चला जाता है, एंड इट कॉजेज स्वेलिंग विच इज़ कॉल्ड edema. सेकेंड प्रोटीन जो है वो है ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन भी लिवर प्रोड्यूस करता है, एंड ग्लोब्यूलिन आर एंगेज्ड इन इम्यूनिटी, स्पेसिफिकली गामा ग्लोब्यूलिन. अल्फ़ा भी होते हैं, बीटा भी होते हैं. गामा ग्लोब्यूलिन बनाता कौन है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं जिन्हें. अल्फ़ा और बीटा लिवर बनाता है. ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. फिर बाकी प्रोटीन कौन हो गए आपके? क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लॉटिंग फैक्टर कौन बनाता है आपका? लिवर. फिर आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, आपके enzymes like amylase, lipase, kinase, dehydrogenase, transaminase, ये सारे
फिर दूसरे हमने क्या था, पहले तो प्रोटीन हो गया, सेकंड बिकम्स लिपिड। लिपिड्स कैसे, कोलेस्ट्रॉल, TAG दैट इज द फॉर्म इन विच फैट इज स्टोर्ड, TAG फ्री फैटी एसिड। फिर अमाइनो एसिड जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, उसका नाम याद रखिएगा, दैट इज़ ग्लूटामिन। एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक में आपके आयन्स आ जाएंगे, कैटायन एंड एनायन। कैटायन में जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के होंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या क्या हो गए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नेगेटिव में आ गए क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। एंड बाइकार्बोनेट इज द मेजर बफरिंग सिस्टम इन ब्लड। फिर ब्लड क्या, ये तो प्लाज्मा की बात कर ली, अब सेलुलर पार्ट की बात करते हैं। सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड में 3 मेजर सेल्स होते हैं, RBC, इरीथ्रोसाइट्स, WBC and platelets. This is leukocytes and platelets, that is thrombocytes. They are present almost 5 lakh, ये 5 लाख के करीब होते हैं, ये लगभग 2.5 लाख के करीब होता है, और ये कुछ हज़ार जैसे 10K के करीब होंगे, ये इनका नंबर होता है। RBC मीन्स ब्लड सेल बनते कैसे हैं, उनका प्रोसेस देखिए। पहले होते हैं hematopoietic cells. They forms pluripotent cells. प्लूरीपोटेंट कैसे, ये आपको पता था, ज़ाइगोट था, ये फिर 8 सेल स्टेज बनाता है, देन इट फॉर्म्स द 16 सेल स्टेज, जिसमें 2 टाइप के सेल्स हो जाते हैं, एक तो इनर सेल मास एंड द आउटर मास दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट विच फॉर्म्स द प्लेसेंटा। इनर सेल मास होता है जो प्लूरीपोटेंट होता है, वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो हो गए हीमेटोपोइटिक सेल्स, स्टेम सेल्स, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कहीं गड़बड़ी हो गई, ठीक है। एक तो आपके बनाते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये प्लूरीपोटेंट सेल होता है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और दूसरे बताते हैं मीसेंकाइमल स्टेम सेल्स। हीमेटोपोइटिक मीन्स ब्लड से रिलेटेड स्टेम सेल 2 बनाएंगे, एक तो ल्यूकोसाइट्स और एक इरीथ्रोब्लास्ट, एंड विच लेटर फॉर्म्स इरीथ्रोसाइट्स। हाँ, हमारे डेवलपमेंट के दौरान ये साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस कहाँ पे आपके ब्लड सेल्स बने थे, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे आपकी अर्ली डेवलपमेंट मेंटल जो स्टेज थी, मीन्स बिटवीन 1 to 3 months, इट यूज टू बी yolk sac. जब आप फीटस थे, फीटल स्टेज में ये आपके बन गए थे लिवर एंड स्प्लीन। एंड गजब की बात है, लिवर एंड स्प्लीन इन एडल्ट्स बिकम द साइट वेयर योर ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, दे आर द ग्रेवयार्ड्स। और जब आपका बर्थ और एडल्ट स्टेज में होता है तो आपकी साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स बिकम बोन मैरो। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जिससे आपके ब्लड बनेगा वो 2 टाइप के होंगे, वहाँ पे मैंने बड़ा ब्रांचिंग बताई थी, यहाँ पर इन डेप्थ में देखते हैं। एक तो बनाते हैं लिम्फोइड ब्रांच और दूसरा बनाते हैं आपकी माइलॉइड ब्रांच या इरीथ्रॉइड ब्रांच। लिम्फोइड बनाएंगे आपके लिम्फ सेल्स, बी सेल्स, टी सेल, नेचुरल किलर सेल एंड डेंड्राइटिक सेल्स, ये आपकी लिम्फोइड ब्रांच बनाती है।
माइलॉइड बनाती है दो, एक तो माइलियोइड जिससे आपके WC बनते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट आपके क्या हो गया, मोनोसाइट्स। दूसरे आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं जो यहाँ पे। ग्रैनुलोसाइट में आपके हो गया न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। दूसरे आपकी बनती है इरीथ्रॉइड ब्रांच जिनसे आपके इरीथ्रोसाइट्स बनते हैं। इरीथ्रोसाइट बनने का भी आगे प्रोसेस है, वो भी देखेंगे। तो आपके पहले लिम्फॉइड बनते हैं, माइलॉइड बनते हैं। लिम्फॉइड में B, T, NK एंड डेंड्राइटिक सेल, माइलॉइड में एक माइलॉइड और इरीथ्रॉइड। माइलॉइड ए ग्रैनुलोसाइट एंड इरीथ्रॉइड से आपका बनता है इरीथ्रोसाइट्स। एक एक करके सारे सेल्स को देखेंगे। सबसे पहले सेल जो हम पढ़ेंगे वो होंगे WBC। हमने ऊपर ही देखा था नॉर्मल सेल्स में WC का नंबर लगभग 10 के इर्द गिर्द होता है पर mm3। ओके, दैट्स 10K पर mm3। अब अगर इनका नंबर बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। कब होगा, जब आपके WBC का नंबर बढ़ेंगे, जब आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाएगा, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर कम होता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, जैसा एड्स में होता है। और अगर बढ़े लेकिन एबनॉर्मली बढ़ जाए तो उसको हम कैंसर कहते हैं ल्यूकीमिया। अब हम ल्यूकोसाइट्स देखते हैं। ये इनका डिफरेंट डिवीज़न दो बेसिस पे किया था, साइटोप्लाज्मा के नेचर और न्यूक्लियस के नेचर पे। ए ग्रैनुलोसाइट्स वो जिनके साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुल्स। दूसरा इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मल्टी लोब्ड होता है। फिर होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स, इनके ग्रैनुल्स नहीं होते हैं और मोनो न्यूक्लियर होता है, मीन्स लोब्स आर एब्सेंट। इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपके इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स मीन्स ये इनका साइटोप्लाज्मा कैसा स्टेन लेगा, एसिडिक डाई का स्टेन लेगा, मीन्स स्टेन किसका लेगा, एसिडिक डाई का। साइज इनका कितना होता है, लगभग 10 to 14 म्यू। लाइफ साइकिल होती है लगभग 14 घंटे की। न्यूक्लियस इनका कैसा होगा, बाइलोब्ड होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये जब ये आपकी बॉडी में कोई एलर्जी हो और इफ़ देयर इज़ अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन देन देयर नंबर इंक्रीजेस। पैरासाइटिक मीन्स जैसे आपके टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन हो गया, एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो गया, तब इओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ता है। बाइलोब्ड कैसे, इनका स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होगा, दे आर ग्रैनुल्स प्रेजेंट और सिंगल लोब्ड एंड बाइलोब्ड। इनके दो डिस्टिंक्ट लोब आपको दिख जाएंगे ऐसे। दूसरे जो होते हैं वो हो गए बेसोफिल्स। ये कैसा स्टेन लेंगे, ये बेसिक। साइज़ कितना होगा, 8 to 10। ये 10 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है। और बेसिक भी कौन सा, मिथाइलिन ब्लू। एंड दे आर 2 to 3 लोब्ड। इनका सिक्रेशन कब होता है बेसोफिल का, जब आपके अंदर कोई भी एलर्जिक मीन्स स्वेलिंग, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के वक्त क्या क्या रिलीज़ करता है ये हार्मोन, ये सब ये रिलीज़ करता है हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन।
इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, ये मल्टी लोब हो गया, तो पहला लोब यहाँ, देन देयर इज मल्टी लोब। फिर आता है आपका तीसरा न्यूट्रोफिल्स। साइज सबका इर्द गिर्द होता है, लगभग 12 घंटे रहता है ये न्यूट्रल रहता है, मीन्स इट कैन टेक इधर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डाइट। इसके पास 3 से 5 लोब होते हैं, ये 2 लोब, ये 3 लोब, ये मल्टी लोब्ड होता है एंड इट्स मैक्सिमम। अगर आपकी सेल में कोई मैक्सिमम होता है न्यूट्रोफिल होता है, और अगर मिनिमम कोई होता है तो वो बेसोफिल्स होता है। इनका नेचर क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस है। अगर कोई फॉरेन सेल्स आपके बॉडी में आ गए तो उसको ये खा लेता है। फिर आते हैं आपके ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें पहला आपका आ गया मोनोसाइट्स। मोनोसाइट की लाइफ टाइम होता है लगभग 12 घंटे से थोड़ा सा कम। इनके न्यूक्लियस होता है, वो होता है बीन शेप्ड का, और ये भी क्या दिखाता है, ये भी फैगोसाइटोसिस करता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऐसा। फिर होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, ये 5 से 7 दिन तक रहते हैं। लार्ज न्यूक्लियस होता है एंड इट्स राउंड। लिम्फोसाइट आपको पता है, बी सेल, टी सेल, ये टी में भी आ जाते हैं, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल्स, भी आपके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये आपके दूसरों को सिग्नल्स देते हैं, ये बी सेल को दूसरों को सिग्नल्स देते हैं दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल। फिर लास्ट आ जाते हैं आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किसी सेल से नहीं बने होते। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। एक बड़ा सेल्स होता है, वो ब्रेक डाउन करता है और प्लेटलेट्स बनाता है। और प्लेटलेट्स भी ग्रैनुलेटेड होते हैं एंड दे टेक अप बेसिक स्टेन दैट इज मिथाइलिन ब्लू। डिश शेप के होते हैं, बाइकॉन्वेक्स्ड होता है, मीन्स बाइकॉन्वेक्स ऐसे होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर इनका नंबर कम हो जाता है तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जैसे डेंगू में हो जाता है। और अगर इनका नंबर 40K से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं परप्यूरा डिजीज़। पूरी बॉडी पे रैशेज होने लग जाता है, इसको कहते हैं परप्यूरा डिजीज़। फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग करना, जब ब्लड लॉस हो रहा होता है, बिकॉज इट कंटेन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्यों ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। अब हम पढ़ेंगे आपके RBC और इरिथ्रोसाइट से। हमने पहले बोला था हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिससे आपके बने थे लिम्फोइड, माइलॉइड। माइलॉइड में भी 2 आपके बने थे, एक तो माइलॉइड खुद और एक इरिथ्रॉइड। माइलॉइड में आगे एक ग्रैनुलोसाइट, इरिथ्रॉइड से हम देखते हैं आगे। इरिथ्रॉइड से हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो बनता है वो होता है प्रोनॉर्मोब्लास्ट सेल, फिर वो बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर वो बनाता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर वो बनाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। इन सब में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का साइज श्रिंक हो रहा है एंड देन व्हाट वी गेट इज रेटिकुलोसाइट्स। इस स्टेज में आपका न्यूक्लियस बाहर आ जाता है सेल से। ये रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता सेल में, and the cell enters into blood vessel which is called sinusoidal capillary.
साइनोसोडियल कैपिलरी क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी जगह होती है। देयर इज लार्ज गैप बिटवीन द सेल्स। इतनी जगह होती है कि एक आरबीसी अंदर घुस सके। आरबीसी का साइज़ कितना है? तो सेकेंड म्यू एम। ये आपके हो गए माइक्रोमीटर। अब सबको पता है, मैं अभी बता देती हूँ। एम हो गया मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, फेमटो। ये हो गया -10 1, नहीं डेकी होता है 10 1, सेंटी होता है 10 2, 10 - 1 10 - 2, मिली हो गया 10 - 3, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया 10 - 9, 10 - 12, और ये हो गया 50। ओके, तो ये हम करें 7 माइक्रोमीटर्स। और विड्थ होती है, ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई सेकंड माइक्रोमीटर, और ये होती है लगभग 2.8 माइक्रोमीटर। कैसा होता है? बाय कॉनकेव। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ऐसा शेप ही क्यों? क्योंकि दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर इट टू एक्सचेंज गैसेस। ऑर्गेनली कोई होती नहीं है, so that it could accommodate more and more oxygen and hemoglobin। तो फिर ये अपनी एनर्जी कैसे बनाता है? जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तभी पढ़ा था, इट मेक्स इट्स एनर्जी फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसको पहले ग्लूकोज तो अंदर लेना ही पड़ेगा। ग्लूकोज किस ट्रांसपोर्टर से लेता है? ये है तो GLUT1 से। GLUT2 तो इंटेस्टाइन में होता है, इट कंटेन्स GLUT1। इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए अंदर ऐसे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ एनकाइरीन एंड स्पेक्ट्री। काम क्या करता है? दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। सेकंड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। एक अल्टरनेट ग्लूकोज ऑक्सीडाइजिंग पाथवे हमने पढ़ा था, PPP, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, वो भी प्रेजेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, ग्लूटाथायोन। अब वो टॉपिक्स PPP पाथवे हमने पढ़ा था, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, उसको एक बार रेफर कीजिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज को अल्टरनेटली ऑक्सीडाइज क्यों किया जाता है और उसका रोल इन आरबीसी। फिर आ जाता है आपका हीमोग्लोबिन। व्हाट डज इट डू? इट ट्रांसपोर्ट मेजरली ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, पर मेजरली ये ऑक्सीजन को करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 90% किस फॉर्म में जाता है? बाइकार्बोनेट। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट एंड हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होता है जो कोवैलेंटली किसी एंजाइम से या किसी से जाके बाइंड कर जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है इसका? पोरफायरिन रिंग एंड फेरस। ओके, ग्लोबिन किससे बना होता है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से। एंड दिस अल्फा एंड बीटा, दिस चेन keeps on switching with the developmental stages। जैसे एम्ब्रियो में होता है तब अल्फा 2 और एप्सिलॉन हो, फिर फीटस में होता है तब आपके डेल्टा हो जाता है, एडल्ट में बीटा 2 होता है, ये गामा हो गया, और डेल्टा ये आपके एडल्ट में होता है। ये लगभग 3% होता है, पर 97% आपका बीटा 2 होता है। डिफरेंट आप क्यों कहेंगे कि बीटा चेन के? अल्फ़ा तो हर जगह है, सेकंड चेंज क्यों बदलते? बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिमांड। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है आपकी रेस्पिरेटरी डिमांड चेंज होती रहती है। दिस वन दैट इज़ प्रेजेंट इन फीटस, इसकी एफिनिटी, जिसको हीमोग्लोबिन एफ कहते हैं, इसकी एफिनिटी एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फीटस को अपनी ऑक्सीजन मदर से लेनी होती है थ्रू प्लेसेंटा, तो
अगर उसकी एफिनिटी मदर वाले हीमोग्लोबिन से ज़्यादा नहीं होगी तो वो लेगा कैसे? हमने अगर म्यूटेशन होता है, ये आपको एग्जांपल पता ही होगा सिकल सेल अनीमिया का, जिसमें गामा ग्लोबुलिन में हमने पढ़ा था गामा ग्लोबुलिन चेंज होती है, उसमें भी बीटा ग्लोबिन चेंज जो है उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट की जगह कौन आ जाता है? लाइन। इट्स रिप्लेस्ड बाय GAG होता है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट और उसको रिप्लेस करता है GAG। और एक इम्प्रॉपर फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। ये तो कि हमने हीमोग्लोबिन की बात। हीमोग्लोबिन के अलावा भी कई ऐसे ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट्स होता है डिफरेंट सेल, उनको भी एक बार देख लेते हैं हम। एक तो हमने हीमोग्लोबिन देख लिया था, किस में फाइंड होता है? मैमल्स में एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। इनमें जो रेस्पिरेटरी जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है फेरस, दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन। सेकेंड विद द हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन किस में प्रेजेंट होता है? एक्वाटिक एनिमल्स में। एग्जाम्पल एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, दैट्स क्रोस्टेशियन, मतलब कौन? क्रोस्टेशियंस में, स्क्विड में, मॉलस्क में प्रेजेंट होता है क्या? हीमोसाइनिन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर मेटल आयन। कॉपर की वजह से अगर ये ऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्लू कलर का होगा, डीऑक्सीजनेटेड कलरलेस होता है। थर्डली हीमोरीथ्रिन रेड कलर का होता है, किस में प्रेजेंट होता है? अगेन मराइन इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे वॉर्म्स हो गए, ब्रैंकियोपोड्स हो गए, इनमें आयन, इसमें मेटल आयन कौन सा होता है? फेरस। देन देयर इज क्लोरोक्यूरोइन। क्लोरोक्यूरोइन ये प्रेजेंट होता है आपके अर्थवॉर्म में, मेनली ये वॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, लीचेस एंड अदर वॉर्म्स। इसमें भी आयन, फेरस आयन प्रेजेंट होता है, पर इसका कलर होता है ग्रीन। दिस वुड बी पर्पल, दिस इज ब्लू एंड दिस इज रेड। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है मैमल्स में, हीमोसाइनिन ब्लू कलर होता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड मॉलस्क में, हीमोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है ब्रैंकियोपोड्स में, वॉर्म्स में, एंड क्लोरोक्यूरोइन प्रेजेंट होता है आपके वॉर्म्स में। जैसे मैंने आपको बताया था, RBC की लाइफ साइकिल होती है लगभग 120 डेज, देन इट गेट्स डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। सो स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। कैसे पता चलता है इस RBC को मरना होता है? तो RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है अपनी फॉस्फोटिडाइलसिरुइन। ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, तो सारी जितने भी बॉडी में सेल होंगे। अब हम देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ RBC। RBC टूटेगा तो हीम पार्ट अलग होगा, ग्लोबिन पार्ट अलग होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन से बना हुआ है तो ये अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। और हीम पार्ट में होता अपने पोरफायरिन रिंग एंड फेरस आयन। फेरस तो आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फॉर रीयूज बाय ट्रांसफेरिन, ये लिवर में ले जाया जाता है। और पोरफायरिन रिंग का क्या होता है? इट्स ब्रोकन डाउन इनटू बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। ये येलो कलर का होता है, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर। और ये ही आपका बिलीरुबिन है जो आपके टॉयलेट को येलो कलर देता है। दे आर टेकन इनटू लिवर एंड डिस्चार्ज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से इनको बाद में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, एंड दैट गिव्स द येलो कलर टू योर यूरिन। फंक्शन क्या हो गया ब्लड का? फंक्शन क्या है ब्लड का? तो फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन किसका? ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का। सेकंड
होम्योस्टेसिस बना के रखना। होम्योस्टेसिस मतलब एक ब्लड की कांस्टेंट वॉल्यूम बना के रखना। अगर आपके कहीं पे लग जाता है तो आप देखोगे इंस्टेंट ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाता है बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट। दैट इज़ होम्योस्टेसिस। इसके स्टेप होते हैं जिनको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये आपके यहाँ पे लग गई, the first step that occurs there is vasoconstriction. The damaged endothelial releases vasoconstrictor जैसे सेरोटोनिन, जिसकी वजह से यहाँ की ब्लड वेसल्स कंप्रेस होती है। सेकंड होता है आपका प्लग फॉर्मेशन। ये आपके यहाँ से ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रखी है। ये जो आपकी डैमेज एंडोथीलियल सेल्स होती है ये एक्सप्रेस करती है इंटीग्रीन नाम का सरफेस प्रोटीन। द प्लेटलेट्स दे गेट अटैच्ड टू दिस इंटीग्रीन। जैसे प्लेटलेट्स अटैच होती है, प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड। प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती है एंड दे चेंज देयर शेप और इनके अंदर के जो कंटेंट होता है वो रिलीज आउट होता है। रिलीज आउट क्या होंगे? क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम आयन, ये रिलीज होता है एंड देन दे फॉर्म क्लॉट फॉर्मेशन। और जब एक बार सब ठीक हो जाता है उस क्लॉट को रिमूव भी करा दिया जाता है। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। ये आपके प्लेटलेट्स चिपके हुए हैं द डैमेज एंडोथेलियल सेल्स। इसने कैल्शियम निकाल दिया और क्लॉटिंग फैक्टर भी निकाल दिया। आपके डिपेंडिंग आपके इंट्रेंसिक डैमेज है, एक्सट्रेंसिक मीन्स बाहर से लगी हुई है चोट, इट्स एन एक्सटर्नल टिश्यू डैमेज और एन इंटरनल डैमेज। उसके हिसाब से दो पाथवे फॉलो किए जाते हैं। Internal damage means the damage is less and the collagen fibers are exposed. क्या होता है फिर? फैक्टर 12 इनएक्टिव को फैक्टर 12A में कन्वर्ट किया जाता है एंड दिस वन इज फर्स्ट इज अ कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन। जो आपके एंडोथेलियल सेल है उनके कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाता है। When these fibers come in contact with the factor number 12, factor 12 get activated, which in turn activates एक कैस्केडिंग रिएक्शन होता है। 12 11 को एक्टिवेट करता है, 11 9 को एक्टिवेट करता है। इन सब के नाम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। 9 एक्टिवेट करता है 8 को। यहाँ तक आपका पाथवे क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। द एक्सट्रेंसिक वन इज़ वेयर एक्सटर्नल डैमेज आपकी टिश्यू पे लगता है तो क्या निकलेगा? एक एक्सटर्नल टिश्यू फैक्टर दैट इज़ नंबर 7 वो आता है, वो एक्टिवेट होता है। वो भी फैक्टर नंबर 8 पे या फैक्टर नंबर 10 पे आता है। 8 10 को एक्टिवेट करता है। 7 कैन डायरेक्टली एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10. It can also activate factor number 8. जैसे ही फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होता है वो 5 को एक्टिवेट करता है। 5 in presence of calcium activates factor number 3, that is prothrombin, converted into thrombin. थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है किसको? fibrinogen into fibrin. And fibrin in presence of factor number 13 एक मैश बनाता है। फाइब्रिन को स्टेबलाइज कौन करता है? फैक्टर नंबर 13। और इस तरीके से आपका एक मैश बन जाता है, एक जाली टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जिस पे प्लेटलेट्स चिपके हुए होते हैं बाइंडिंग। अब हम हर एक फैक्टर के नाम पढ़ लेते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1 का नाम होता है आपका फाइब्रिनोजन, मीन्स इट्स एन इनएक्टिव फॉर्म। सेकंड का होता है
थ्रोम्बिन। थर्ड का हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्स्ट हो गया फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिक, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ होता है आपका कैल्शियम आयन। फिफ्थ होता है आपका एसेलरीन। फिफ्थ आगे हो गया प्रो एसिलरीन। सिक्स का कोई नाम नहीं होता। सेवन का नेम होता है आपका स्टेबल फैक्टर, या फिर इसको क्या कहते हैं प्रो कन्वर्टिन। एट आ जाता है, उसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन का नाम होता है क्रिसमस फैक्टर और पीटीसी, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। 10 का होता है स्टुअर्ट फैक्टर। 11th का नाम होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। दिस इज component, and this is antecedent। 12th होता है आपका फाइब्रिन स्टेबलाइज फैक्टर। स्टार्टिंग से देखते हैं, फर्स्ट को कहते हैं फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएसेलरीन, नो नेम, प्रो कन्वर्टिन। उसके बाद में आपका आ गया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, स्टुअर्ट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। आपका फिर 12 नंबर का होता है नाम, ये नाम 13 का है। 12 वाले का नाम होता है हैगमैन फैक्टर। 12th one is called Hagman factor and 13 is called fibrin stabilizing factor। अब क्लॉट बनने के बाद में क्लॉट रिमूव कैसे होता है? Now the newly formed cell, they fill the gap, the damaged gap, and they release what is called tissue plasminogen activator। वो क्या करते हैं, प्लास्मिनोजन को प्लास्मिन में कन्वर्ट करते हैं और फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। व्हाट दे रिलीज टिश्यू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर। कुछ एंटी क्लॉटिंग ड्रग के नाम भी याद कर लीजिए आप, हिपैरिन एंड वारफेरिन। अब हम देख लेते हैं आरबीसी की कुछ एबनॉर्मलिटीज़, जिसमें फर्स्ट आ जाता है आपका अनीमिया। मेनली हम अनीमिया की ही एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे। पहला है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है जिसमें विटामिन B9 की, दैट इज़ फॉलिक एसिड की कमी होती है। अगर B12 की कमी हो तो उसको हम कहते हैं पैरानीशियस अनीमिया। आयरन की कमी होती है तो माइक्रोसाइटिक, और अगर म्यूटेशन की वजह से होता है तो हमने क्या कहा था, सिकल सेल अनीमिया। अब ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ब्लड ग्रुप, the blood groups were discovered by कार्ल लैंडस्टेनर। और ब्लड ग्रुप किसके अकॉर्डिंग होते हैं, एंटीजन। एंटीजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड that are present on the surface of the RBC। Glyco means mainly polysaccharide chain, the sugar chain that is present on RBC determines its antigenic properties। ये RBC हो गए, इसके सरफेस पे
जो भी टर्मिनल शुगर होती है उसके अकॉर्डिंग पता किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। हमें पता है ब्लड ग्रुप मेनली आपको ए बी ओ, ए में ए प्लस नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन RH फैक्टर, वो भी देखेंगे हम। अगर IA एंड IO प्रेजेंट हो तब भी आपका ब्लड ग्रुप ये होगा। मीन्स अगर एक RBC पे है टर्मिनल प्रोटीन मीन्स टर्मिनल पॉलीसैकेराइड शुगर प्रेजेंट है, एक में नहीं है, तब भी ए बिंग डोमिनेट जीन, ये जीन के लिए, ठीक है। जीन दे विल एक्सप्रेस द ए टर्मिनल शुगर और ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए। फिर और ये तब भी हो सकता है जब दोनों के दोनों जीन्स सेम नेचर को बिंग डोमिनेंट डजंट मैटर। IB अगर हो तब भी B होगा, और IO होगा तो O होगा। A B ब्लड ग्रुप में दोनों पे A और B हो गए, दिस इज कोडोमिनेंस। इस केस में कोई शुगर प्रेजेंट ही नहीं होगी, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होगी, यहाँ पे एक प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव, देखो ब्लड ग्रुप तो शुगर की वजह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन की वजह से, एंड द प्रोटीन इज RH। रेसिस मंकी के पीछे इसको नेम किया गया। अगर प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव, नहीं होता तो नेगेटिव। और लगभग 90 ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड हैव RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब अगर हम कहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप है A B O या AB, तो आपके पास एंटीजन मीन्स ब्लड ग्रुप के ऊपर जो शुगर है वो कौन सी होगी, A के ऊपर A, B के ऊपर B, O के ऊपर कोई नहीं, AB के ऊपर AB। तो आपके ब्लड में जो एंटीबॉडीज होगी वो कौन सी होगी, आप ही के ब्लड की RBC पे A है तो A तो बना नहीं सकता, नहीं तो क्लॉटिंग हो जाएगी, तो वो कौन बनेगा, वो जो फॉरेन है। फॉरेनर कौन होगा आप, एंटी B। यहाँ पे एंटी A, यहाँ पे कोई नहीं है मीन्स सब फॉरेनर ही है इसके लिए, एंड एंटी B, और इसमें दोनों है तो इसमें कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी वजह से क्योंकि O टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो आपकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करती नहीं है। सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, AB ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसके पास A भी है B भी है तो बॉडी कोई एंटीबॉडीज बनाती नहीं है। पहले कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो। नाउ एक डिजीज़ आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ये होती है जब मदर और फीटस का ब्लड इनकम्पैटिबल हो जाता है। इसमें मदर होती है RH नेगेटिव एंड इसमें फीटस होता है RH पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर जब फीटस इज़ बीइंग डिलीवर्ड तो प्लेसेंटा के टूटने की वजह से कुछ फीटस का ब्लड मदर में चला जाता है, उसकी वजह से उनमें RH एंटीबॉडीज़ बन जाती है। और जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो ये ही जाके फीटस के ब्लड में जाती है एंड दे डिस्ट्रॉय। इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी ख़त्म होती है यू हैव टू यूज़ इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ताकि ये जो RH एंटीबॉडीज़ बनी है ये सप्रेस की जा सके। अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेशन के लिए। सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है कि हार्ट तो दोनों में है
ये सोच लीजिए हार्ट है आपका। यहाँ से ब्लड जाएगा, वेन्स में जाता है, जाता किधर है, टिश्यू के पास। यहाँ पे जो वेन्स होती है वो ओपन एंडेड होती है, द ब्लड कम्स आउट एंड द सेल्स आर बेथड इन द ब्लड। इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेसल्स तो इसमें भी होती है बट द एंड्स आर ओपन। यहाँ पे क्या होता है, द एंड्स आर क्लोज्ड और सेल्स के पास में जो न्यूट्रिएंट्स कैसे जाते हैं, थ्रू कैपिलरीज जिनकी सेल वॉल, द एंडोथेलियम इज सिंगल सेल and easily diffusion can take place. क्लोज्ड में भी फिर वो आगे कई टाइप का हो जाता है। एक जिसमें हार्ट टू चैम्बर्ड हो गया, इसमें इसको हम वीनस हार्ट कहते हैं क्योंकि ब्लड जो हार्ट में से गुजरता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ये रहा हार्ट, ये आपकी सेल्स हो गए और ये रहे आपके गिल्स। सेल्स में से मीन्स टिश्यू के पास से सारी की सारी गंदगी लेके हार्ट के पास जाते हैं। हार्ट सेंड इट टू गिल्स जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज बैक टू द टिश्यू। सो और इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेटरी, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी एंड देन द डबल सर्कुलेटरी। ये सिंगल सर्कुलेशन हुआ और इसमें भी जो हार्ट में से ब्लड गया वो डीऑक्सीजनेटेड है। दिस हैपन इन फिशेस। कहाँ पे, फिशेस में। एम्फीबियंस हो गया, उनमें हार्ट तो हो गया। मैं आपको फ़ोटो के थ्रू समझा। अब ये थोड़ा आप समझो कि ये आपके रहे सेल्स, दीज आर योर सेल्स। यहाँ से CO2 गया कैपिलरीज में। These capillaries carry the deoxygenated blood to heart. Venous heart क्यों? क्योंकि यहाँ से सिर्फ deoxygenated blood ही निकल जाता है। Atrium, ventricle, it goes to gills where it's get oxygenated and oxygenated blood comes back to tissues. वैसा होता है आपका किस में, फिशेस में। फिर आप देखिए ये आपके एम्फीबियंस का हो गया जिसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ये आपका एट्रियम है, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, हाउएवर देयर इज़ ओनली अ सिंगल वेंट्रिकल। तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वहाँ की मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ से ये लंग्स के पास जाता है, ऑक्सीजनेट होकर वापस आता है और फिर द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड गोज टू टिश्यू। वो हो गया आपके एम्फीबियंस में। रेप्टाइल्स में क्या होता है, दे हैव पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स में जिनमें पूरा सेपरेट होता है सिवाय एक ओपनिंग के जिसको हम कहते हैं फेनिक फोसा ओवालिस। दिस इज़ द ओपनिंग जो ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होती है लेकिन एट द लेटर मंथ्स ऑफ गैस्ट्रेशन ये बंद हो जाती है। यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, गया राइट एट्रियम में, गोट वेंट्रिकल, गोज टू लंग्स, ऑक्सीजनेटेड का यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग होती है, फिर टिश्यू के पास जाता है। जबकि अगर हम ह्यूमन हार्ट देखें तो इसमें पहले तो टोटली क्लोज्ड डिवाइडेड वेंट्रिकल्स हो गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, विच देन पासेज इट टू राइट वेंट्रिकल। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है, ऑक्सीजनेट होता है एंड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, देन थ्रू एरोटा इट गोज टू द होल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता। सो आर्टरी टेक्स ब्लड अवे एंड वेन्स ब्रिंग्स ब्लड टू द हार्ट। अब हम इन डेप्थ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट गॉट 4 चैम्बर्ड, 2 एट्रियम
एंड टू वेंट्रिकल्स। एट्रियम आर थिन वॉल्ड क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आता है वो पैसिवली आता है, और जो वेंट्रिकल्स होता है वो थिक वॉल्ड होता है क्योंकि यहाँ से जब ब्लड इनको निकालना होता है इट नीड टू एक्सर्ट प्रेशर। फिर आपको यहाँ पे वाल्व्स दिख रहे होंगे। द राइट हैंड साइड यहाँ पे जो सुपर वेना कावा होती है उसमें कोई वाल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ब्लड ग्रेविटी के साथ नीचे एट्रियम में आता है। पर इन्फीरियर वेना कावा वहाँ से ब्लड जब आता है देन इट नीड्स तो उधर आपको दिख जाएंगे आराम से वाल्व्स। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी वाल्व्स। राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व्स होती है। फिर जो इंफीरियर वेना कावा पे मैंने आपको वाल्व बताई थी उसको हम कहते हैं यूस्थेशियन वाल्व, जो वेना कावा में होती है बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। फिर यहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरी दिख रही होगी, इधर भी वाल्व्स है, उनको हम कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑल ऑफ देम प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अगर यहाँ से इधर गया तो इधर ब्लड नहीं आना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे आया तो इधर ब्लड ना चले जाए, यहाँ भेजा है तो यहाँ ब्लड वापस ना जाए। इनके लिए वाल्व्स होते हैं जो एक साइड ओपन करते हैं और दूसरी साइड से जैसे प्रेशर आता है ब्लड क्लोजेस। ऐसे ही आपके राइट हैंड साइड है, ये तो राइट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपके होते हैं बाइकास्पिड वाल्व्स, और यहाँ जो होता है उनको सेमी-लूनर वाल्व कहते हैं। सॉरी, जो आपके पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन से जुड़े हुए जो वाल्व्स होते हैं उनको सेमी-लूनर वाल्व कहते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल को अगर राइट हैंड साइड में कोई वाल्व प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकस्पिड कहते हैं, इधर उसको बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। ये वाल्व की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कंट्रोल कौन करते हैं? एक तो करते हैं कॉर्डेड टेंडन और दूसरे करते हैं पैपिलरी मसल्स। इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये वाल्व कंट्रोल में रहते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड फ्लो कैसे होता है। ब्लड पहले एट्रियम में पैसिवली आता है, मीन्स जितनी भी वेन्स होती है उसमें आता है, एंड पैसिवली ही वो उसको वेंट्रिकल में भेजता है जितना जा सकता है। उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करता है खुद को, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो बचा हुआ ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे एट्रियम रिलैक्स स्टेट में था, मीन्स दिस इज डायस्टोल, और जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट होते हैं उसको सिस्टोल कहता है। एट्रियम स्टेज इन सिस्टोल फॉर ओनली 0.1 सेकेंड, रेस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ 0.7 सेकेंड वो डायस्टोल में होता है। आपकी एक साइकिल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साइकिल को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, जो 0.8 सेकेंड की होती है। और ये याद रखिएगा कि जब एट्रियम, ये सिस्टोल और डायस्टोल कोई अलग से नहीं होता है, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन, वो डायस्टोल कंडीशन में होगा, रेस्टिंग स्टेज में होगा। एक सेकेंड में तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया, फिर वो रिलैक्स स्टेट में जाता है और वेंट्रिकल अपना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, बोथ लेफ्ट एंड राइट। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो फिर से रिलैक्स हो रहा है, एंड दिस टाइम इट ओवरलैप्स विद द डायस्टोल ऑफ द एट्रियम। हमने वेंट्रिकल देख लिया, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कितनी देर? वो भी 0.1 सेकेंड। कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम टाइम के लिए होता है, एंड देन और उस वक्त वो ब्लड, मैं इसको आपको एक सर्कुलर डायग्राम से बताती हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये अंदर वाला आप सोच लीजिए, ये है एट्रियम, इसको हम 8 भाग में डिवाइड कर देंगे। These are each being of 1 second, ये 1 सेकेंड हो गया।
यहाँ पे एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज़ द पॉइंट 1 सेकेंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी वक्त वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स स्टेट में। बाकी सारे टाइम द पॉइंट 7 सेकेंड दैट इज़ रिमेनिंग, एट्रियल डायस्टॉल कंडीशन में रहता है। जैसे एट्रियम का डायस्टॉल स्टेज ख़त्म होता है, वेंट्रिकल अपना सिस्टॉल स्टेज स्टार्ट करता है एंड इट स्टेज इन सिस्टॉल स्टेज फॉर ओनली 3 सेकेंड, सॉरी ये मैंने 1 सेकेंड रख दिया था, वो 3 सेकेंड तक रहता है। मीन्स लगभग आपके 4 सेकेंड तो ख़त्म हो गए, बाकी बचे भी टाइम में वो डायस्टॉल में रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कभी भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं होगा। दोनों रिलैक्स साथ में भले कर लें, पर दोनों एक साथ सिस्टॉल दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं जाते। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाय एंड ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, और जब वेंट्रिकल पहली बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब लप साउंड आती है, तब क्या होता है, ये आपके बायो ट्राइकस्पिड वाल्व ये बंद होता है। और जब वो रिलैक्स स्टेट में आता है, जब ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स में चला गया है, वो जब एट्रियम वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ये बैक फ्लो ना हो जाए इसका, तो सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होती है और डब साउंड आता है। तो लब साउंड कब आएगा, जब वेंट्रिकल सिस्टॉल स्टेट में गए, और डब साउंड कब आता है, जब वेंट्रिकल डायस्टॉल स्टेज में जाता है। फिर आप स्ट्रोक वॉल्यूम और ये कुछ टर्म्स देख लीजिए। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज़ सर्कुलेटेड बाय ब्लड इन 1 हार्ट बीट। ओके, एक हार्ट बीट मतलब पूरा एक कार्डियक साइकिल, 0.8 का जो साइकिल होता है उसको, या हम सिंपली कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बार में कितना ब्लड निकला। तो जो लेफ़्ट से जाएगा वही लंग के पास जाके राइट में आता है। इट्स द सेम थिंग, डबल काउंटिंग ना हो तो हम कहते हैं इट्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by left ventricle in one ventricle systole। वेंट्रिकल सिस्टॉल जो होता है, वेंट्रिकल डायस्टॉल के आप प्रेशर भी याद रख लीजिए। जो वेंट्रिकल सिस्टॉल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में जब आता है, तो जो आर्टरीज होती है जो ब्लड हार्ट से बाहर ले जाएगी, उन पे कितना प्रेशर बनता है, 120 mmHg। जब डायस्टॉल में आता है तब 80 mmHg, और ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। So this is your normal blood pressure systole upon diastole। फिर आपका कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब है, कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितनी बार तो आपका हार्ट बीट करता है, मीन्स हार्ट रेट। आपको पता है 8 सेकेंड में 1 साइकिल होता है, तो 60 सेकेंड में कितनी होगी, 72 साइकिल। तो यही आपकी हार्ट रेट होगी इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, मीन्स एक बारी में कितना ब्लड गया। तो कार्डियक आउटपुट मीन्स एक आपका टोटल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू जितना आपके पूरी बॉडी में होता है, दैट इज़ 5 लीटर्स। नाउ ये कार्डियक आउटपुट को कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे एज के साथ में आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। फिर एक्सरसाइज करोगे, आपका कार्डियक हार्ट रेट बढ़ जाती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। फिर आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था सिस्टोल और सिस्टमैटिक और पैरासिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, पैरासिस्टमैटिक कम करती है। तो ये 3 फैक्टर हो गए। फिर हम कहते हैं हार्ट जो मसल है, कार्डियक मसल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आता कैसे है, मीन्स व्हाट आर द 2 वेज दैट कॉजेज द इलेक्ट्रिकल इवेंट ऑफ कार्डियक मसल। 2 टाइप से होता है, एक तो मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक।
जब मसल्स खुद सिग्नल निकालती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के, उनको मायोजेनिक कहते हैं। न्यूरोजेनिक जब ब्रेन सिग्नल्स भेजता है। मैमल्स का हार्ट मायोजेनिक होता है जबकि इंसेक्ट का न्यूरोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट मीन्स जो हार्ट बीट की रिदम हो गई वो हमारे टिश्यूज़, हार्ट के टिश्यूज़ खुद कंट्रोल करता है। ऐसे हमारे हार्ट में 2 नोड्स हैं एंड 2 कंडक्टिंग फाइबर्स हैं। 2 नोड्स कौन से हो गए आपके? पहले तो ऐसे नोड हो गया साइनो एट्रियल नोड एंड सेकेंड इज AV नोड, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। 2 कंडक्टिंग फाइबर्स कौन से हो गए? एक हो गया बंडल ऑफ हिस एंड द सेकेंड इज Purkinje फाइबर। अब ये देखिए आपका ऐसे नोट, AV नोट जो आपके इधर वॉल के पास होता है, यहाँ से निकलती है आपकी बंडल ऑफ हिस एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द वेंट्रिकल वॉल में होता है, उसको पर्किंजे फाइबर कहते हैं। जो आपका ऐसे नोड होता है वो आपका एक्चुअल रिदम सेट करता है। इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल एवरी 0.8 सेकेंड। जो हम 8 सेकेंड की साइकिल देख रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से जैसे ही सिग्नल स्टार्ट होगा वो पूरे एट्रियम में फैलता है, फिर वो AV नोड को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन जाने में गैप आता है। दैट गैप इज़ 0.1 सेकेंड, दैट इज़ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर ये डिलेड सिग्नल जाता है बंडल ऑफ हिस एंड टू द पर्किंजे फाइबर्स। ऐसे नोड को आपके बॉडी का पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 0.8 की सेकंड की साइकिल वो करता है। मीन्स आफ्टर एवरी 0.8 सेकेंड एन एक्शन potential is generated by SA node, so it determines the pace of heart rate. Purkinje fiber सारे ventricles में सिग्नल स्प्रेड करता है। This generates ventricular contraction। और ventricular contraction मैंने आपको बताया था कितने सेकंड के लिए होता है? 0.3 सेकंड के लिए। कॉन्ट्रैक्शन आपने अगर मेरे पुराने क्लासेस पढ़े होंगे तो वहाँ पे पता है आपको वोल्टेज गेट सोडियम चैनल खुलता है। वोल्टेज गेट सोडियम चैनल की वजह से डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन किया जाता है। दैन ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑल्सो टेक प्लेस हियर। ये भी मसल्स है, यहाँ पे भी यही होता है। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, फिर रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम बाहर भेजा जाता है, फिर उनको रीअरेंज किया जाता है सो दैट द सोडियम इज आउटसाइड एंड पोटेशियम इज इनसाइड। कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। फिर आपके कैसे पता कि हार्ट रेट चेंज करना है, कम करना है? उसके लिए कई रिसेप्टर्स होते हैं आपके अलग अलग जगह पे। एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं बैरो रिसेप्टर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपकी कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होता है। कैरोटिड बॉडी कहाँ गई? ये आपका एट्रियल आर्क है, एट्रियल का एरोप्टिक आर्क है, यहाँ से ब्रांचेस जाती है। ये कैरोटिड आपकी बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है एंड दिस बॉडी एक्चुअली मेजर्स द ब्लड pH। जब ब्लड pH बढ़ जाता है तो क्या होता है?
ब्लड पीएच बढ़ गया मीन्स ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ गया मीन्स आपकी जो एट्रियल वॉल है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। आपको प्रेशर कम करना है मीन्स हार्ट रेट को कम करना पड़ेगा। हार्ट रेट को कम कैसे करेंगे? ऐसे नोड को सिग्नल दे के आप अपनी एक्टिविटी कम करो। आपकी हार्ट रेट को या हार्ट की एक्टिविटी को चेक किया जाता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मदद से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ एक्चुअली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हार्ट दैट इज़ जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दैट इज़ अ मशीन। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी पे एक तो लेफ़्ट आर्म पे, राइट आर्म पे और लेफ़्ट एंकल पे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं एंड आपकी बॉडी के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट किया जाता है। जो ग्राफ जनरेट होता है उसमें होती है एक P वेव, P, Q, R, S एंड T। ईच पीक किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। दिस पीक इट रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज सिस्टोल, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का, एंड दिस इज वेंट्रिकल डायस्टोल। तो आपका एट्रियल डायस्टोल तो हुआ ही नहीं, ये पूरे पार्ट में एट्रियल डायस्टोल ही किए जा रहा है। ठीक है, फिर अब हमारा टॉपिक जो रहता है वो हो गया ब्लड वेसल का। हमारे पास होती है एक आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है हार्ट से बॉडी तक। देन देयर इज वेन्स जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेके आती है और उनको कनेक्ट करती है कैपिलरीज, थिन वॉल। आर्टरी का डायमीटर कम होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत प्रेशर से जाता है, तो ब्लड वॉल जो वॉल्स होती है वो थोड़ी थिन ही होती है, थिक होती है सॉरी। और यहाँ वाली वॉल्स होती है वो आर क्वाइट थिन। यहाँ पे क्योंकि वॉल थिक होती है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ब्लड यहाँ पे प्रेशर से फ्लो करता है। These are situated they are situated deeply in the body। स्किन में बहुत डेप्थ में ये लोकेटेड होती है, जबकि ये थिन वॉल्ड होती है। ब्लड इनमें प्रेशर से फ्लो नहीं करता, तब भी इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होता है ताकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड कुड बी मेंटेन। रेजिस्टेंस कम होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है। कैपिलरीज इनके बीच की होती है। दे आर सिंगल लेयर्ड एंडोथेलियल सेल से बने होते हैं ताकि ईजी एक्सचेंज हो जाए जो भी सेल्स है उनका। सेल्स हो गए, ऑक्सीजन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए उनका। इनके बीच में गैप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फेनिस्ट्रा। कईयों में गैप्स होते हैं जिनको कहते हैं फेनिस्ट्रा विच इज़ द मोस्ट कॉमन। सेकंड होती है जिनमें बहुत ज़्यादा बड़ा गैप होता है, जैसे हमने अभी ब्लड पढ़ा रहे थे कि आरबीसी बन गए तो वो ब्लड में कैसे जाती है, उनको कहते हैं साइनोसोडियल कैपिलरी, जिनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। और कुछ होती है जो बिल्कुल कंटिन्यूस होती है, कोई गैप नहीं होती, जैसे आपकी ब्रेन में होती है। इट फॉर्म्स द ब्लड ब्रेन बैरियर, टाइट जंक्शन होता है, कोई गैप नहीं होता बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ी सी हार्ट की डिजीज़ेस। पहले आ गया एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है, स्क्लेरोसिस मीन्स पत्थर जैसा हो जाना किसका, आर्टरी का। आर्टरी थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है और उनके अंदर जो पैसेज होता है वो बहुत कम हो जाता है। किसकी वजह से? फैटी डाइट की वजह से। लो डेंसिटी लिपिड्स जो भी होता है वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी आर्टरीज पे, और इन LDL पे कैल्शियम जब बाइंड कर जाता है तो उसको हार्डनिंग मिल जाती है, एंड व्हाट दे फॉर्म इज कॉल्ड प्लाक। ये क्लॉटिंग कर देता है, आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। अगर प्लाक और
प्लेटलेट का क्लॉट एक साथ मिल जाता है, देन व्हाट दे फॉर्म इज थ्रोम्बस। और ये आपकी आर्टरी ब्लॉकेज का काम करता है। अगर ये थ्रोम्बस एक जगह पे हुआ, थ्रोम्बस कहलाएगा। बट इफ़ इट गेट डिटैच और ये सर्कुलेट करने लग जाता है बॉडी में, इट माइट ब्लॉक द फाइन कैपिलरीज, दैट इज़ व्हेन इट इज़ कॉल्ड एम्बोलस। ये आपके हार्ट अटैक का मेजर कॉज होता है। आपका स्ट्रोक जो आता है वो इसकी वजह से आता है। हटाएंगे कैसे इसको? एंजियोप्लास्टी से या बाईपास सर्जरी से हटा देते हैं। सेकंड आपकी डिसऑर्डर देख लीजिए आप, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ किसकी वजह से होता है? आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से। नेक्स्ट आप देख लीजिए हार्ट अटैक। जब हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तब उसको कहते हैं एंजिया। हार्ट फेलियर, जब हार्ट अपना काम नहीं कर पाता है, इट फेल्स टू डू इट्स वर्क। हार्ट अटैक, जब हार्ट में बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर से ब्लड आए तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक होपफुली है लिम्फेटिक सिस्टम। एक तो आपका सर्कुलेशन होता है ब्लड के थ्रू, एक होता है लिम्फ के थ्रू। लिम्फ वो होता है जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है आपके टिश्यू में। जैसे ये कैपिलरी होगी, यहाँ से आपका वाटर बाहर आ गया, ये टिश्यूज़ है, दे गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। जितना रीअब्सॉर्ब होना था हो गया, बट सम पार्ट इज स्टिल लेफ्ट। दिस देन passes थ्रू what is called lymphatic system. It is what is called secondary circulatory system of a body. इनकी जो कैपिलरीज है वो ओपन एंडेड होती है। यहाँ से वाटर अंदर जाएगा, कैपिलरीज में जाता है, लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे लिम्फेटिक लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे क्लीनिंग का काम हो जाता है एंड देन बाय अ डक्ट इट गोज बैक टू वे। वहाँ पे थोरैसिक डक्ट्स है, इट ओपन बाय थोरैसिक डक्ट एंड एंटर इनटू वे। कई बार ये अपनी लिम्फेटिक सिस्टम किसी डिजीज़ में ब्लॉक हो जाती है, लाइक इन केस ऑफ वुचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी। ये आपका एक वॉर्म है जो आपकी लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर देता है, इट कॉजेज अ डिसीज़ कॉल्ड एलिफैंटियासिस। आपकी स्वेलिंग होने लग जाती है, फूल जाती है कोई जगह, क्यों? क्योंकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो गया है। और ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके साथ आज हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।